गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों इस बात पे सदैव विश्वास रखो या इसका अनुसरण करना है। क्या बताया गया? क्या बताया गया? बाहर की सुनोगे तो बिखर जाओगे, बाहर की सुनोगे तो बिखर जाओगे, अंदर की सुनोगे तो संवर जाओगे। ये डिसीजन आपको लेना है। यकीनन यकीनन जो अंतःकरण की आवाज आती है वही सत्य आवाज होती है, सत्य होता है। जो अंदर से आवाज आती है कि अगर एक इंसान गलत करने जा रहा तो एक अंतरात्मा की आवाज, अंदर की आवाज बोलेगी, वो कैसेगी, है ना, क्या कहेगी कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मनुष्य गलतियां करता है तो वो सत्य के सामने पर्दे डालने के बराबर हो गया। तो जो अंतरात्मा कहे उसको करना है, क्योंकि जो अंतरात्मा से अंतःकरण की आवाज निकलती है वो सत्य होती है। क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू सो मच। अब देखिए आप पार्ट 23 में मैंने क्या पढ़ाया था? प्रेजेंट टेंस के प्रकार, पास्ट टेंस के प्रकार, फ्यूचर टेंस के प्रकार। उम्मीद करता हूं सारे लोग बेहतर तरीके से पढ़ लिए होंगे। क्यों लल्ला, पढ़ लिए हो ना? सच कह रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? दैट इज वंडरफुल, यू आर गुड स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, आज जिसका बहुत समय से इंतजार है आपको, आज वो समय यकीनन आ ही गया। आज आपको 12 टेंस हो गए, उन्हीं 12 टेंसों को कम से पढ़ना है। तो बेटा पहला टेंस कौन सा आप पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जितने भी टेंस हैं हर टेंस की अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी पहचान होती है। भाई अगर सेंटेंस आ गए 8-10 का, आ गया बताओ ये वाक्य किस टेंस का है, तो कैसे जानोगे ये वाक्य किस टेंस का है? यदि आइडेंटिटी मालूम हो जाए, क्या मालूम हो जाए? पहचान मालूम हो जाए, आई मीन टेंस की पहचान मालूम हो जाए, तो आप जान लेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सर्वप्रथम क्या जानना है बेटा, समझिएगा सभी लोग पूरे मन से, पूरे लगन से, पूरे ध्यान से। आइडेंटिटी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पहचान कहते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है? पहचान। तो पहचान क्या होती है समझिएगा। क्या होती है पहचान? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, क्या बताया गया? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, लिख लेना, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, क्या है? ता है, ते है, क्या है बेटा? ते है, ती है, क्या है? ती है, ता हूं, क्या है? ता हूं, आदि शब्द आए, क्या आए? आदि शब्द आए, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी याद करना, याद रखना बहुत जरूरी है। जब आप टेंस की आइडेंटिटी याद रखेंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि यह वाक्य किस टेंस का है। क्लियर हुआ? क्या बताया गया? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, कहा? हिंदी वाक्यों के अंत में ताहे आ जाए, तेह आ जाए, तीह आ जाए, ताहू आ जाए, आदि शब्द आए, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। यह बात क्लियर हुई? लिख पाएंगे सभी लोग? लिख लेंगे? वेरी गुड। अब इसके बाद देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जितने भी टेंस होते हैं इनके 4 भाग होते हैं। कितने भाग? तो पहला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा पढ़ेंगे आप? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे लल्ला? AFFIR, अफर। पहले एग्जाम्पल देख लीजिएगा। क्या देखना है? एग्जाम्पल देखिएगा। भाई ये तो बताया गया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ताहू आदि शब्द आए, तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे शीला खाना बनाती है, खाना
बनाती है। सेंटेंस आ गया। शीला खाना बनाती है। अरे भैया क्या है, शीला खाना बनाती है। देखें, पहचानेंगे ये वाक्य किस टेंस का है, किस टेंस का है। अरे भैया क्या बताया गया है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, कहा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है आ जाए, ते है आ जाए, ती है आ जाए, ताहू आ जाए आदि शब्द आए तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो देखो अंत में क्या है आया है, अरे भैया ती है आया है। क्या आया है, ती है आया है। तो हम जान गए ये वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्या क्लियर हुआ? अब तो नहीं भूलेंगे कभी जिंदगी में, कभी जीवन में तो अब आइडेंटिटी प्रेजेंट इंडेफिनिट की नहीं भूलोगे ना, नहीं भूलोगे ना। एक एग्जांपल और देखिए। अच्छा, जैसे कह दिया जाए चपरासी, क्या बताया गया, चपरासी रोजाना, क्या बताया गया, चपरासी रोजाना घंटी बजाता है, बजाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। चपरासी रोजाना घंटी बजाता है। देखिए ये वाक्य किस टेंस का है। तो आपको आइडेंटिटी याद है ना, याद है ना आपको आइडेंटिटी। देखा चपरासी रोजाना घंटी बजाता है। अब देखेंगे भैया ये वाक्य किस टेंस का है। तो देखेंगे, अरे भैया अंत में क्या आया है, ता है आया है। अरे भैया ता है आया है। ये वाक्य किस टेंस का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। चलिए देखिए अब आइडेंटिटी जान लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान लेंगे। एक सेंटेंस नहीं, चाहे 1000 सेंटेंस के बीच में अगर इंटर हो, घुसा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप छांट लोगे ना, या जान लोगे ना कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये आइडेंटिटी याद रखना है बेटा, ये आइडेंटिटी आपको सदैव याद रखना है। क्लियर हुआ? अब देखिए मैंने बताया जो भी आप टेंस पढ़ेंगे उस टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग। पहला भाग कौन सा है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य या पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस जान गए ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। अब समझिएगा बेटा, बहुत बढ़िया से समझना है और बढ़िया से ही समझाऊंगा मैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के 2 रूल होते हैं। कितने रूल्स होते हैं, 2 रूल होते हैं। तो रूल 1 देखिए, रूल 1 देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल 1 क्या होता है, पहले ये जानिए। एक वचनकर्ता, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक वचनकर्ता। अब जानना एक वचनकर्ता कौन से होते हैं। अरे भैया ही आ जाए, क्या आ जाए लल्ला, ही आ जाए, सी आ जाए, क्या आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, राम आ जाए, मोहन आ जाए, गीता आ जाए, सीता आ जाए, उषा आ जाए, चिंकी आ जाए, पिंकी आ जाए। ये सब क्या होते हैं, एक वचनकर्ता होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। एक वचनकर्ता पढ़ाया था ना नंबर मैंने, सिंगुलर और प्लूरल नंबर, जिसमें हमें एक संख्या का बोध होता है उसे हम सिंगुलर कहते हैं, है ना। तो एक वचनकर्ता, ये बात थोड़ा याद रखना है आपको, कठिन नहीं है, बहुत आसान है। एक वचनकर्ता कौन से, ही, सी, इट, राम आदि। एक वचनकर्ता के साथ, समझिएगा, के साथ, के साथ एशिया ईएस का प्रयोग, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है।
ये हो गया। क्या अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल 1 क्या है? एक वचन कर्ता। अब एक वचन कर्ता कौन कौन से? अरे भैया, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, राम आ जाए, श्याम आ जाए, मोहन आ जाए, गीता आ जाए, सीता आ जाए, तो ये सब एक वचन होते हैं। अब एक वचन जान गए ना, एक वचन कर्ता के साथ क्या बताया जा रहा? के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आपको देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है? तो चलिए एक फार्मूला, एक सूत्र क्रिएट करते हैं जिससे अनुवाद बनाना, अनुवाद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब याद रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो सदैव हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। यानी अनुवाद करते समय हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। पहले, इसके पहले मैंने बता दिया है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। कंप्लीट है ना आपका? यकीनन यदि वो कंप्लीट है तो ये टेंस बिल्कुल आपको आएंगे और बिल्कुल धड़धड़ाते हुए आएंगे। देखिए, तो अनुवाद, अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? मेन वर्ब लिखते हैं। अब नियम क्या बताया गया? यदि कर्ता एक वचन हो तो एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं लल्ला? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? अदर वर्ड। क्या लिखते हैं? अदर वर्ड। अब ये आपका एक फार्मूला क्रिएट हो गया, एक फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले के अनुसार आपको अनुवाद करना है। यदि आप इस फार्मूले या इस सूत्र के अनुसार अनुवाद करते हो तो आपका अनुवाद कभी गलत होने वाला नहीं है। क्लियर हुआ? लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए, आइडेंटिटी याद रखना है और रूल 1 भी सदैव याद रखना है। अभ्यास करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अनुवाद स्टार्ट किया जाए। वेरी गुड। चलिए देखिए, जैसे कह दिया जाए रमन, बहुत सिंपल सेंटेंस, रमन खेलता है, खेलता है। अब आप कहेंगे अरे सर ये तो बहुत सरल है। बहुत सरल है क्योंकि ये ओके इंग्लिश क्लासेज ग्रामीण पृष्ठभूमि को देखते हुए मैंने बनाया है। कहां बनाया है? ग्रामीण पृष्ठभूमि को। जिसको बिल्कुल ना अंग्रेजी आ रही हो, है ना, वो 0 से शुरू कर सकता है और बेहतर अपनी ग्रामर कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, रमन खेलता है, अनुवाद करना है। क्या करना है? अनुवाद करना है। पहला सेंटेंस है रमन खेलता है। चलो भैया अनुवाद करते हैं। कैसे करेंगे? जब भी अनुवाद करना है तो सबसे पहले ये देखना कि ये वाक्य किस टेंस का है। अनुवाद करने से पहले हम ये जानते हैं, ये आइडेंटिटी करते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है। देखा, रमन खेलता है, अरे भैया अंत में क्या आया है? अरे भैया ताहे आया है। क्या आया है? ताहे आया है। हम जान गए ये वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जान लिया ना सभी लोगों ने? ये वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, अब देखो अनुवाद करना है तो देखते हैं भैया, ये एक बार देख लो कैसा सेंटेंस है। रमन खेलता है, अरे भैया ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? सकारात्मक वाक्य है, स्वीकारात्मक वाक्य है। तो अनुवाद इस फार्मूले के अनुसार करेंगे। क्लियर हुआ? कैसे? चलिए अनुवाद करते हैं। बिल्कुल आसान है। देखिए, जान गए प्रेजेंट, ताहे आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस। अनुवाद करते हैं। चलिए, सब्जेक्ट क्या है? ढूंढो सब्जेक्ट क्या है। पढ़ चुके हैं आप। सब्जेक्ट क्या है? रमन खेलता है। अरे भैया कौन खेलता है? रमन खेलता है। तो सब्जेक्ट क्या है? रमन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट रमन। लिख दिया हमने रमन। अब इसके बाद क्या लिखना? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? अरे भैया खेलना, प्ले। काहे माने खेलना होता है? प्ले। अब ये नियम याद रखना है, अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान देना है कि ये कर्ता आपका रमन एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। तो हमने देखा रमन, अरे भैया रमन तो एक वचन है। तो ये नियम याद रखो, एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वी यूज एसआरईएस इन सिंगुलर सब्जेक्ट। एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे। देखिए यहां पे क्या लगाओगे? एस या ईएस, एस लग जाएगा, प्लेज हो गया, रमन प्लेज। और ये आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ना तो ऑब्जेक्ट दिया, ना अदर वर्ड दिया, नहीं दिया, छोड़ दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ लल्ला? सभी लोगों को क्लियर हुआ? सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं ना आप लोग? वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे कह दिया जाए वह आज बाजार जाता है। क्या बताया गया बेटा? वह आज बाजार जाता है। ठीक है, चलिए अनुवाद करते हैं। बस वही नियम, अनुवाद करते समय हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है। हमने देखा वह आज बाजार जाता है, अरे भैया अंत में क्या आया है? ताहे आया है, जान गए? अरे भैया ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है वाक्य किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और देखो ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अनुवाद करते हैं, इस फार्मूले से अनुवाद करोगे। किस फार्मूले से? इस फार्मूले से, इस सूत्र से। तो देखें, अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है? अरे भैया सब्जेक्ट ढूंढो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? जान लिया, वह काहे माने होता है? ही। हो गया ना? अब क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब ढूंढो। मैंने बताया था मेन वर्ब हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में आता है। जाना आपका मेन वर्ब हो गया, गो। अब देखो, ही एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन करता है या बहुवचन करता है? सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये आप अच्छी तरह जान गए कि एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ क्या लगाओगे? ईएस लगाओगे, गोज हो गया। क्या हो गया? गोज हो गया। और जब कोई जाता है तो सामान्य गत के लिए प्रीपोजिशन यहां पे टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। अब देखिए ये हो गया। अब इसके आगे बढ़ो, ऑब्जेक्ट कुछ दिया है क्या? कहां जाता है? बाजार। तो गो टू मार्केट। क्या हो जाएगा बेटा? मार्केट। अब देखो और कुछ है, अदर वर्ड। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या बचा? अरे भैया आज, ये अदर वर्ड हो गया। तो अदर वर्ड बाद में लिखते हैं। देखिए क्या है? टुडे। टुडे, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही गोज टू मार्केट टुडे। क्लियर हुआ? एक चीज का और मेजर डिफरेंस समझना है यहां पे। क्या? अब आपके मन में आ रहा होगा एक वचन कर्ता के साथ कहां पे एस लगाते हैं और कहां पे ईएस लगाते हैं। तो बेटा इस डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जिस वर्ब के अंत में क्या बताया गया? जिस वर्ब के अंत में पढ़ चुके हैं आप, जिस वर्ब के अंत में एस आ जाए, एसएच आ जाए, सीएच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, तो उसके अंत में ईएस जोड़ते हैं। एक वचन बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ेंगे? ईएस। तो देखो बेटा यहां गो, ओ आया है ना, तो यहां पे हम क्या लगाए हैं? एक वचन बनाने के लिए ईएस लगाए हैं। और अगर ये नहीं आता तो उसके साथ केवल एस लगता है। ये देखो, रमन खेलता, रमन प्लेज। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना? ये जानना बहुत जरूरी है ना, कि जिसके अंत में, जिस वर्ब के अंत में एस आ जाए, एसएच आ जाए, सीएच आ जाए, एक्स आ जाए या ओ आ जाए, तो उसके अंत में ईएस जोड़ते हैं एक वचनकर्ता के लिए। क्या जोड़ते हैं? ईएस। अगर ये नहीं आते हैं तो फिर क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? राइट नाउ इसे सभी लोग लिखेंगे बेहतर तरीके से। अभी लिखेंगे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। मजा आ जाएगा आपको। मन से पढ़िए, अभ्यास करना है आपको बेहतर तरीके से। ठीक है, बिल्कुल आएगा। अनुवाद अभ्यास से आएंगे। अभ्यास जितना आप करेंगे, जितने आप मीनिंग्स लिखेंगे, जितना याद करोगे, उतना ही बेहतर रहेगा। राइट नाउ परहैप्स सभी लोग लिख चुके होंगे और एग्जाम्पल्स बतावें। शाबाश। देखिए और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह दिया जाए सूर्य बोलो या सूरज बोलो। सूर्य पूरब से, कहां से? पूरब से निकलता है। क्या बताया गया बेटा? सूर्य पूरब से निकलता है, निकलता है। चलिए अनुवाद करना है। वही अनुवाद करने का नियम है। सबसे पहले आइडेंटिटी करते हैं, पहचानते हैं कि यह वाक्य किस टेंस का। अंत में क्या आया? ताहे आया। यह वाक्य किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अनुवाद करना है तो कहां शुरू करोगे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? सूर्य।
काहे माने सूर्य होता है, सन, तो सूर्य के पहले द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये यूनिक नाउन है, जो यूनिक होता है उसके पहले द जरूर लगाते हैं। द सन हो गया सब्जेक्ट आपका। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, देखिए निकलना, काहे में निकलना होता है, राइज, मीनिंग से याद करिए, राइज, RISE, ये हो गया राइज। अब देखो सूर्य एक वचन है या बहुवचन, सूर्य भी, सूर्य तो है नहीं, एक सूर्य है तो एक वचन है कि नहीं है, तो यहां राइजेज एस लग गया ना। फिर इसके बाद क्या लिखना, ऑब्जेक्ट कहां से निकलता है, पूरब से, इन द ईस्ट, ऑब्जेक्ट नहीं तो अदर वर्ड, इन द ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूरब। क्या हो गया बेटा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है। अब बताइए, अब इस फार्मूले से एक नहीं 1000 सेंटेंस आप बना सकते हैं, 1000 सेंटेंस बना सकते हैं, बस आपको अभ्यास करना है। ठीक है, राइट नाउ क्लियर हुआ। एक चीज और आप समझिएगा, और भी एग्जांपल देखिएगा। शाबाश, थकना नहीं है, मंजिल अभी बहुत दूर है, इसलिए थकना नहीं है। चलिए देखिए, वह आज, अब थोड़ा बड़े सेंटेंस भी आ रहे हैं, घबराइएगा नहीं। वह आज अपने भाई के साथ, किसके साथ, भाई के साथ कानपुर क्या बताया गया, वह आज अपने भाई के साथ कानपुर जाता है। चलिए भैया अनुवाद करना है, करिए अनुवाद। कैसे करेंगे आप, चलिए तो अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या देखते हैं मन बेटा, अंत में ताहे आया, जान गए कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, जान गए। पढ़ा एक बार, वह आज अपने भाई के साथ कानपुर जाता है। अरे भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इस फार्मूले का प्रयोग करना है, इस फार्मूले का प्रयोग करना है कि अनुवाद करते समय अफर्मेटिव का अनुवाद कहां शुरू करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या है, क्या जान गए सब्जेक्ट हुआ है तो ही हो गया, आगे बढ़िए। फिर मेन वर्ब क्या है, अंत में आता है जाना, गो हो गया। अब देखो ही एक वचन, ये आपको समझना है, देखना है कि ही एक वचन है या बहुवचन है। याद रखो एक वचन कर्ता के साथ एस या यस का प्रयोग किया जाता है तो गोज हो जाएगा। इसका फॉलो हो रहा ना, देखिए अंत में वो आया है तो ईएस लग गया, गोज। जब कोई जाता है तो सामान्यगत के लिए क्या लगता है, टू लगता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट, वो जाता है, कहां जाने का उद्देश्य है, कानपुर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया कानपुर। देखिए इसके बाद आपने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट कानपुर हो गया, कानपुर। अब अदर वर्ड क्या है, आज अपने भाई के साथ, ये तो देखिए विथ मीन क्या होता है, साथ, विथ मीन क्या होता है लल्ला, साथ, ठीक है। अपने भाई, ही के साथ अपना के लिए क्या लगता है, हिज, और ब्रदर मीन्स भाई। टुडे, टुडे मीन्स आज, फुल स्टॉप हो गया। अरे घबराइएगा नहीं, बड़ा सेंटेंस नहीं है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के अनुसार आप अनुवाद करिए ना। देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, मेन वर्ब क्या है, जाना, गो, तो ही एक वचन है तो एस या ईएस लगा दिया। टू ऑब्जेक्ट क्या है, कानपुर, तो कानपुर लिख दिया। अदर वर्ड क्या है, आज अपने भाई के साथ, तो विथ मीन साथ, हिज मीन्स ही के साथ अपना के लिए हिज लगता है, ब्रदर मीन्स भाई, टुडे मीन्स आज, वह आज अपने भाई के साथ कानपुर जाता है। क्लियर हुआ। एक बात यहां पे और याद रखनी, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर ही के साथ अपना, अपने के लिए, किसके लिए, अपना या अपने के लिए, ये याद रखना है आपको और याद करना है। ही के साथ अपना या अपने के लिए क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हिज। देखो यहां ही आया है
तो अपने के लिए यहां क्या लगा है, हिज लगा है। अगर यहां आ जाता वह आज अपने भाई के साथ कानपुर जाती है, तो यहां क्या आ जाता सब्जेक्ट सी, तो सी के साथ अपना अपने के लिए, किसके लिए, अपना या अपने के लिए क्या लगाते, हर लगाते। क्या लगाते बेटा, हर लगाते। क्या लगाओगे, हर। अगर यहां आई आ जाए तो आई के साथ अपना अपने के लिए क्या लगाओगे, माई लगाओगे। क्या लगाओगे, माई लगाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना होगा आपको। और अगर यहां पे यू आ जाए तो यू के साथ अपना अपने के लिए क्या लगाओगे, योर लगाओगे। क्या लगाओगे लल्ला, योर। ठीक है। अगर यहां पे वी आ जाए तो वी के साथ अपना अपना के लिए क्या लगाओगे, अवर लगाओगे। क्या लगाओगे लल्ला, अवर लगाओगे। फिर अगर यहां पे दे आ जाए तो दे के साथ अपना अपने के लिए क्या लगाओगे, दियर लगाओगे। क्या लगाओगे, दियर लगाओगे। ये बात आपको बेहतर तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। आज होमवर्क भी मैं दे रहा हूं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के 20 सेंटेंस बनाने हैं। कितने बनाने हैं, घबरा तो नहीं गए, घबराना नहीं बेटा। 20 सेंटेंस होमवर्क में 20 सेंटेंस आपको बनाने हैं। ठीक है, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट, ही से, सी से, मोहन सोहन रोहन गीता सीता, इससे। ठीक है, कल आपको रूल 2 पढ़ाऊंगा, नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा, मेहनत करना, हार मत मानना। अंग्रेजी ग्रामर आपको मैं सिखा के रहूंगी, ये मेरा दावा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ओके।